वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत के इस वीडियो में आज हम पाठ 5 अक्षरों का महत्व है इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 5 के अभ्यास प्रश्न। और सबसे पहला प्रश्न है, देखिए, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? ये की है, नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए कहा गया कि अक्षरों की खोज होने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को, अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, तभी से मानव सभ्य कहलाने लगा। आदमी ने जब से लिखना आरंभ किया तब से मानव सभ्यता का इतिहास शुरू होता है, तब से ही मानव सक्षम और शिक्षित कहलाने लगा। इसलिए एक नए युग की शुरुआत लेखक ने कहा। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। यहाँ पर यह कैसे होगा, डबल मात्रा होगी। देखिए कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब हुआ। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले हुआ। प्रारंभ में अनेक पशु पक्षियों के चित्र संकेतों तथा भाव संकेतों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद में जिनसे चित्र संकेतों से और भाव संकेतों से अक्षरों का अस्तित्व सामने आया। इनके बाद ही अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? जब अक्षर ज्ञान नहीं था तो पहले एक अपनी बात को दूसरी जगह कैसे पहुंचाते थे? अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य पशु पक्षियों तथा आदमियों के चित्र बनाकर, अर्थात चित्र संकेतों का सहारा लेकर अपनी बात को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाता था। पशु पक्षियों के साथ में अक्षर ज्ञान नहीं था तो पशु पक्षियों के साथ चित्र बनाकर भेज दिया करते थे। अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। देखिए, अक्षरों का जितना महत्व है उतना ही ध्वनि का भी महत्व है। मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है और भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि के आधार पर ही अक्षरों और लिपि की रचना की गई है। देखिए, ये जो मैं है ये अक्षर है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मैं, ये ध्वनि है। जब ध्वनि के बगैर अक्षर का निर्माण नहीं हो सकता, ध्वनि से ही अक्षर का निर्माण होता है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व होता है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। तो अभी आप घर पर है, लॉकडाउन है, तो आप घर वालों के साथ में इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मौखिक भाषा होती क्या है? जिस भाषा को हम मुंह से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा बिना अक्षर ज्ञान के भी आसानी से सीखी जाती है। मौखिक भाषा बिना अक्षर ज्ञान के भी आसानी से सीखी जा सकती है और सीखी जाती है। इसमें व्यक्ति अपने भावों और विचारों को आसानी से व्यक्त कर सकता है। इसे सीखने की जरूरत नहीं होती है। मौखिक भाषा को सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम मुंह से जो कुछ भी बोल रहे हैं यही मौखिक भाषा है। हर वैज्ञानिक खोज के साथ जितनी भी वैज्ञानिक खोजें हुई है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं है। क्यों? पता करो और शिक्षक को बताओ। तो आप पता करेंगे और घर वालों को बताएंगे कि अक्षर जो भी खोज हुई है, हर खोज के साथ में कोई ना कोई वैज्ञानिक का नाम जरूर जुड़ा होता है कि यह खोज उस वैज्ञानिक ने की है, बल्ब का निर्माण उस वैज्ञानिक ने किया है। अक्षरों की खोज आज से लगभग 6000 साल पहले हुई। इस खोज में प्रत्येक देश का मानव समाज लगा रहा और धीरे धीरे अक्षरों का विकास हुआ। इस तरह अक्षरों की खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। इसी कारण अक्षरों को किसी एक वैज्ञानिक की खोज नहीं माना जा सकता, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर देश का नागरिक, हर देश का मनुष्य अक्षरों की खोज में लगा हुआ था। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि किसी एक व्यक्ति ने की होगी। धीरे धीरे विकास हुआ है। पुराने जमाने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। ये
अनुमान के आधार पर इसका उत्तर देना है। आप क्या अनुमान लगाते हैं या आपको लगाना है कि पहले क्यों माना जाता था कि ईश्वर ने की है। अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी। पुराने जमाने में लोग ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वे अपने भावों को केवल चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकते थे। यही एकमात्र रास्ता था। अक्षर तो थे नहीं, लेकिन जब धीरे धीरे अक्षरों का विकास हुआ तो मनुष्य अचंभित हुआ कि यह इस प्रकार से भी हम अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं। तो उसने इसे चमत्कार माना और क्या कहा कि इनकी खोज ईश्वर ने की है। चमत्कार माना, और चमत्कार तो केवल ईश्वर कर सकते हैं, इसलिए इसे ईश्वर की खोज माना गया। अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो ये आप घर पर करेंगे, घर वालों के सामने, सभी घर वाले एक साथ बैठकर। अक्षरों के ज्ञान के साथ मानव ने पढ़ना लिखना सीखा और सभ्य कहलाया। किंतु मानव के जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि गीत और नृत्य ये नृत्य है। गीत और नृत्य जीवन में सरसता और खुशियां लाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इससे मनोरंजन भी होता है और जीने की प्रेरणा भी मिलती है। इस प्रकार खेल मानव को स्वस्थ बनाते हैं और उसके विकास में सहायक होते हैं। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो ये उनके जीवन में बहुत ही जरूरी अंग है मनुष्य के जीवन का। क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते? 9वें प्रश्न का पहला देखते हैं हम कि अगर हमारे पास अक्षर न होते तो फिर क्या होता। देखिए, यदि हमारे पास अक्षर न होते तो हम हजारों साल पहले की तरह अज्ञान में भटकते रहते। अज्ञान के उसी अंधकार में आज भी भटकते रहते। हम असभ्य ही रहते और हमारा जीवन पशुओं के समान ही होता। हम इशारों में बातचीत करते, हम इशारों में ही एक दूसरे को कुछ समझाते और कहते। 9वें का दूसरा देखिए, क्या होता अगर भाषा न होती। अगर भाषा न होती तो क्या होता? भाषा से ही तो हम बातचीत करते हैं। हमारे पास यदि भाषा न होती तो हम अपने भावों तथा विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त नहीं कर पाते। हम अपने पूर्वजों का ज्ञान कोश लिखित रूप में नहीं पाते और न ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच पाता अगर भाषा नहीं होती तो। मानव सभ्यता का जो विकास हुआ वह संभव न हो पाता। मानव आज इतना विकसित हुआ यह भाषा और अक्षर ज्ञान के बल पर ही हुआ है। अगर भाषा और अक्षर ज्ञान न होता तो मनुष्य जो जिस रूप में आज है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, ये भी कार्य संभव नहीं हो पाता। वैज्ञानिक खोजें हुई, ये भी संभव नहीं हो पाती। तो शायद पहले की तरह जो मनुष्य जंगल में रहा करता था जानवरों की तरह, उसी तरह हम भी आज जीवन व्यतीत कर रहे होते। अब हम देखते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में सबसे पहले हम देखते हैं अनादिकाल। इसमें ये जो अनादि रेखांकित किया गया है, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ अनादि, इस शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि न हो, जिसकी कोई शुरुआत न हो, जिसकी कोई आदि न हो, जिसका कोई प्रारंभ न हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं, जो आगे जुड़ा है मूल शब्द के आगे। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उन मूल शब्दों का अर्थ समझो। देखिए कौन कौन से शब्द हैं, उन शब्दों में कौन से उपसर्ग जुड़े हुए हैं। और उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग को हम हिंदी डिजिटल ग्रामर में और पढ़ेंगे अलग से। तो ये जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में हमें उपसर्ग अलग करने हैं और मूल शब्द अलग करके उसका अर्थ लिखना है। देखिए पहला शब्द असफल, अनुचित, अपरिचित, अदृश्य, अनावश्यक, अनिच्छा। इन शब्दों में उपसर्ग कौन कौन से हैं और मूल शब्द कौन कौन से हैं? देखिए इसमें देखते हैं हम उपसर्ग। पहले असफल, इसमें देखिए उपसर्ग कौन सा है? अ। अनुचित, अन, इसमें अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है। अपरिचित, अ, परिचित मूल शब्द होगा। अदृश्य में अ उपसर्ग, अनावश्यक में अन और अनिच्छा में अन उपसर्ग है। और अब देखते हैं इनमें मूल शब्द कौन सा है और फिर मूल शब्द के आगे ही ये उपसर्ग जुड़कर इनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखिए असफल में सफल और अ उपसर्ग हो गया, असफल हो गया।
उचित अन जुड़ा और ये जो उ है ये न में जुड़कर अनु हो गया, अनुचित हो गया। परिचित में अ उपसर्ग जुड़ा, अपरिचित हो गया। दृश्य में अ जुड़ा, अदृश्य हो गया। आवश्यक में अन जुड़ा, अन और ये आ इसमें जुड़ गया। आप जानते हैं किसी भी स्वर रहित वर्ण के आगे अगर स्वर आ जाता है तो ये इसमें जुड़ जाता है, तो आ इसमें जुड़ेगा, अना हो जाएगा, अनावश्यक। अन धन इच्छा, अन उपसर्ग है और ये छोटी ई आगे आ रही है तो छोटी ई न में जुड़ जाएगा, छोटी नी हो जाएगा, अनिच्छा हो जाएगा। अब ये जो मूल शब्द हमने अलग छाटे हैं, इन मूल शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है? देखिए, मूल शब्द है सफल और इसमें अ उपसर्ग जोड़कर हमने इसका विपरीत कर लिया, असफल। सफल का अर्थ होता है कामयाब और असफल का अर्थ होगा अकामयाब या जो कामयाब न हो, फेल हो गया हो। उचित का अर्थ ठीक है, अनुचित का अर्थ जो ठीक नहीं है। देखिए, परिचित यानी जानकार, अपरिचित यानी जो जानकार नहीं है। दृश्य यानी दिखाई देने वाला, अदृश्य यानी जो नहीं दिखाई देने वाला। आवश्यक यानी जरूरी, अनावश्यक जो जरूरी ना हो। इच्छा यानी चाह होना और अनिच्छा जो चाह नहीं है, इच्छा नहीं होना। इच्छा का अर्थ हो गया चाह होना। अब हम बढ़ाते हैं भाषा की बात को आगे, और भाषा की बात में हम दूसरे नंबर पे देखते हैं कि वैसे तो संख्याएं संज्ञा ही होती है। जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 ये संज्ञा ही होती है, संज्ञा कहते हैं संख्याओं को भी। पर कभी कभी ये विशेषण का काम भी करती है। जैसे नीचे लिखे वाक्यों में देखिए, ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। इसमें देखिए 5 अरब ये एक संख्या है, 10,000 ये भी एक संख्या है, और संख्याएं क्या होती है? संज्ञाएं होती है, संज्ञा होती है। ये जो यहाँ पर इस वाक्यों में आए हैं, यहाँ पर ये विशेषण का काम कर रहे हैं। देखिए, इन वाक्यों में रेखांकित अंश 5 अरब और 10,000। ये 5 अरब ये साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी देते हैं कि कितने साल पहले? 5 अरब साल पहले। साल कितने हो गए? 5 अरब साल हो गए। तो ये जो साल है इसके बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, तो ये इसके विशेषण का काम कर रहे हैं। अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। साल से पहले 10,000 लगाया है तो ये इस साल की विशेषता क्या है? 10,000। तो ये विशेषण है। हम विशेषण डिजिटल हिंदी ग्रामर में पढ़ चुके हैं, तो वहां जाकर आप इनका विशेष अध्ययन कर सकते हैं। विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं के लिए होता है, उन्हीं संज्ञाओं के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है। गिनने योग्य संज्ञाओं के साथ में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर। शहरों को गिना जा सकता है, बच्चों को गिना जा सकता है, संतरों को गिना जा सकता है। तो ये संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता है, मापा या तोला जा सकता हो, तो उसके साथ में ये जो संख्यावाचक शब्द होंगे, ये संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये माप तोल, जैसे 1 जग, 3 जग पानी। अब पानी को तो गिना नहीं जा सकता ना, 3 जग को गिना जा सकता है, लेकिन 3 जग ये पानी की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। कितना पानी? 3 जग पानी। 1 किलो चीनी, किसकी विशेषता है? चीनी की। कितनी है? 1 किलो। अभी उसे तोला ही जा सकता है, पानी को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। तो ये मापने योग्य या तोलने योग्य जो संख्याएं होती है, इनमें देखिए ये जो 3 जग है और 1 किलो है, इनमें जो रेखांकित तो इससे ये परिमाणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक नहीं है। 1 3 जग और 1 किलो, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। 3 जग माप तोल से है, 1 किलो तोलने से है। अब आगे लिखे हुए शब्दों को पढ़ो और खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल से उचित शब्द छांटकर उनमें लिखना है। देखिए, विशेषण के बारे में आप विशेष अध्ययन डिजिटल हिंदी ग्रामर में जाकर अध्ययन कर सकते हैं। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक और चम्मच, इनमें से एक एक शब्द छांटकर हमें इनके बीच में लिखना होगा कि इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी। 3 और खीर, इसमें देखिए क्या आ सकता है? 3 एकड़ खीर आ सकती है क्या? नहीं भाई, एकड़ कैसे आएगा? 3 मीटर नहीं, 3 लीटर खीर, 3 किलो, 3 ट्रक खीर या 3 चम्मच खीर। इसमें 3 प्याला खीर भी हो सकता है, 3 कटोरी खीर। 3 कटोरी खीर उचित बैठेगा, तो यहाँ पर हम कटोरी लिखते हैं, 3 कटोरी खीर। दूसरा देखिए, ये जो परिमाणवाचक है, इनमें हमें यहाँ से उठाकर इनमें सेट करना है। 6 कपड़ा, 6 प्याला कपड़ा होता है क्या? या 6 कटोरी कपड़ा होता है? 6 एकड़ कपड़ा होता है? नहीं। 6 मीटर, हाँ 6 मीटर कपड़ा होता है। तो इनके बीच में हम यहाँ से मीटर उठाकर यहाँ सेट करते हैं कि 6 मीटर कपड़ा। ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कपड़ा देखो गिनने योग्य नहीं है, खीर गिनने योग्य नहीं है। 2 कॉफी,
तो क्या आएगा, 2 ट्रक कॉफी या 2 चम्मच कॉफी या 2 मीटर कॉफी? नहीं नहीं, 2 प्याला कॉफी। इसमें क्या आएगा, 2 प्याला कॉफी पिलाओ भाई। अब देखिए आगे, एक दूध, इसमें क्या आ सकता है, 1 प्याला, 1 कटोरी, 1 एकड़, 1 मीटर, 1 लीटर। इसमें 1 लीटर आ जाएगा, क्योंकि प्याला यहाँ कर चुके हैं हम, कटोरी भी यहाँ कर चुके हैं, तो कटोरी और प्याला भी इसमें हो सकता है, लेकिन इनका उपयोग हम पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर लीटर, 1 लीटर दूध। अब आगे देखिए, सब परिमाणवाचक विशेषण है, क्योंकि दूध को भी तोला जाता है। 2 जमीन, क्या आएगा, 2 प्याला जमीन या 2 कटोरी जमीन, 2 मीटर, 2 लीटर, 2 किलो, 2 ट्रक, 2 चम्मच, नहीं ये सब नहीं आएंगे। 2 एकड़ जमीन, जमीन की इकाई क्या होती है, या तो मीटर होती है या फिर एकड़ होती है। मीटर का हम प्रयोग कर चुके हैं, तो यहाँ एकड़ का प्रयोग करेंगे। 2 एकड़ जमीन, जमीन की विशेषता क्या हो गई कि 2 एकड़ है। अब आगे देखिए, 1 रेत, क्या आएगा, 1 प्याला भी हो सकती है, 1 कटोरी भी हो सकती है, लेकिन इनका प्रयोग हम कर चुके हैं। 1 एकड़ रेत होती है क्या, नहीं होती। 1 किलो रेत, 1 ट्रक रेत, हाँ 1 ट्रक रेत आ जाएगी। इसमें क्या आएगा, 1 ट्रक रेत। रेत की विशेषता क्या है कि वो 1 ट्रक है, मापे जाने योग्य है, तोले जाने योग्य है। देखिए आगे देखिए, 5 बाजरा, क्या आएगा, 5 किलो भी आ सकता है, ट्रक भी आ सकता है, लीटर, मीटर, एकड़ ये तो नहीं आ सकता। तो इसमें क्या करें हम, ट्रक को इधर कर चुके हैं, तो यहाँ किलो, 5 किलो बाजरा। बाजरा भी गिना नहीं जा सकता ना, 5 किलो, उनके दानों को कौन गिनता है, इतने दाने। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 3 रेत, 3 तेल, 3 तेल क्या होगा भाई, 3 किलो भी हो सकता है, पर तेल तो लीटर में आता है, लीटर हम पहले प्रयोग कर चुके हैं, मीटर तो होता नहीं है, एकड़ नहीं होता है। तो इसमें आ जाएगा 3 चम्मच, 3 चम्मच तेल, भाई 3 चम्मच तेल लाओ। तो ये सब क्या है, ये परिमाणवाचक है, और इधर जो आ रही है ये क्या है, संख्यावाचक है। साल को गिना जा सकता है ना, 5 अरब साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन दूध को कैसे गिनोगे, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, लीटर को गिन रहे हैं हम, दूध को नहीं गिन रहे, दूध को तो तोल रहे हैं। यह है विशेषण। विशेषण को आप वहां पर डिजिटल हिंदी ग्रामर में जाकर आप पढ़ सकते हैं।